Hello my dear friend, welcome all of you मिशन IAS ऑनलाइन क्लासेस। मिशन IAS ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सबों को एक क्लास 10th की NCERT बुक की लेसन नंबर 2 मीन्स एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में स्टडी करेंगे। अम्ल और क्षार और लवण के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अम्ल क्या होती है, क्षार क्या होती है और लवण क्या होती है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम उस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान में हम अम्ल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। फिर अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देती है। अम्ल का जलीय विलयन में अगर कोई वह अम्लीय पदार्थ है तो उसकी जलीय विलयन में जब डाला जाए, जलीय विलयन का मतलब जब उसे जल में डाला जाता है तो वह H+ आयन देते हैं। H+ आयन का मतलब जब किसी अम्लीय पदार्थ को पानी में डाली जाएगी तो हाइड्रोजन आयन देंगे, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग अम्ल कहेंगे। तो अम्ल का सबका एग्जाम्पल देखें, HCl, H2SO4। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COH को हम इथेनोइक अम्ल या तो एसिटिक अम्ल कहते हैं। अम्ल एक एग्जाम्पल्स के द्वारा दिखाया जा रहा है कि नींबू में जब लिटमस पेपर डाली गई तो वह नीले लिटमस पत्र जब डाली गई थी नींबू में तो वह किस कलर में चेंज हो गया, तो वह हमारी बदल गई है लाल रंगों में, यानी टर्न्स टू ब्लू इनटू रेड कलर। अब सांद्र अम्ल मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल किसे कहेंगे, वैसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी, यानी अम्ल की जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी। वही इट मीन्स एग्जाम्पल को समझे, अगर 1 लीटर हमने एसिड बनाया तो उसमें हम 900 मिलीलीटर यानी 900 ml तक हमने क्या डाल दिया, हम डाल दिया उसमें एसिड और 100 क्या डाल दिया, वाटर। अब तनु यानी डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा लेना है, यानी पानी ज़्यादा मात्रा में लेनी है और हमें जल की मात्रा अधिक रखनी है और एसिड की वैल्यू हमें कम रखनी है, एसिड का अमाउंट कम रखना है। तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे अम्ल को हम लोग कहेंगे तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब हो गया जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। अगले चैप्टर में चलते हैं, अगले चैप्टर की दूसरी टॉपिक में चलते हैं। बेस मीन्स क्षारक। क्षारक वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो, कड़वे हो, यानी स्वाद में कैसा हो, तो वो हमें बीटर स्मेल देता हो। और इसमें क्या होगा, जब हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह नीले में बदल जाती है। ऐसा आपका एक एग्जाम्पल सॉप में डालकर दिखाया गया है कि जब सॉप में यानी साबुन में नीले लिटमस पत्र हमारे क्या थे, सूचक है किसका, क्षारक का। जब लाल लिटमस पत्र को डाली जा रही है किसमें, साबुन में, तो वह किस में बदल गई, तो नीले में बदल गई। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिस अम्ल और क्षार की पहचान हुआ होगी, अम्ल में हाइड्रोजन लगे होंगे, क्षारक में हमेशा ऑलरेडी OH या O लगा होगा। तो जिस भी हम तत्व के बाद में हम तत्व की यौगिक को देखेंगे तो उसमें इस यौगिकों में हमेशा O या OH लगा रहेगा। जल में एक घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। लेकिन अब क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंसेज है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्षार और क्षारक में हमारी डिफरेंसेज आने वाली है कि जो पानी में आसानी से घुल जाएगा
तो वैसे क्षारक, वैसे बेस को हम क्षार कहेंगे, यानी उसे एल्कलीन कहेंगे। अब हमें क्या होगा, जो पानी में आसानी से घुल जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है सारे ऑलमोस्ट क्षारक घुलते नहीं हैं, कुछ क्षारक जो होते हैं वो पानी में घुलते हैं, वैसे क्षारक को ही हम क्षार की श्रेणी में रखेंगे और रेस्ट क्षारक को हम सिर्फ बेस कहेंगे। और बाकी को, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स दिखाया जा रहा है, जितने भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं, मीन्स जिसकी सक्रियता श्रेणी में स्थान सबसे ऊपर हो, तो वैसे ही क्षारक हमें क्षार के एग्जाम्पल होंगे। अब अगला आता है सूचक। सूचक में क्या होगा, वह सूचक किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी सूचक एक इंडिकेटर होता है, सूचक को ही हम इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। सूचक का काम होता है कि वह क्या करती है, तो वह अम्ल और क्षार के बीच में डिस्टिंग्विश करती है, अम्ल और क्षार के बीच में विभेद करती है, तो उसे हम सूचक कहते हैं। जैसे कुछ सूचक प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, और कुछ सूचक हमारा गंधीय अम्ल सूचक होते हैं। तो सूचक का काम ही क्या है, अम्ल और क्षार के बीच में अंतर को विभक्त कर देना, दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखाना। तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। अब सूचक मुख्यतः 3 प्रकार की बताई जा रही है, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और तीसरा हमारी जो है वो हमारा स्मेल लाइक इंडिकेटर होगा, मीन्स गंधीय सूचक। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। सूचक इनके रंग को बतलाती है या गंध को, कि वह अंग। अब वो सूचक का काम क्या होता है, या तो कलर या तो टेस्ट, यानी कलर से आइडेंटिफाई कर दे या टेस्ट से आइडेंटिफाई कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। सूचक मुख्यतः कितने प्रकार से बताई जा रही है, सूचक मुख्यतः 3 प्रकार की दिखाई गई थी। कुछ प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले वे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हों, यानी वैसे सूचक which is found in the plant that is called natural indicator। नेचुरल इंडिकेटर में हमारे कौन कौन से आएंगे, तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देख रहा हूँ, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स में क्या आ जा रही है, इस एग्जाम्पल्स में हमारी लिटमस पत्र में लाल रंग हो जा रही है, और अगर वह अम्ल है तो लाल दिखाएगा, और क्षारक है यानी बेस है तो हमें नीला दिखाने का काम करेंगे। और हल्दी का एग्जाम्पल लिया जाए तो हल्दी वाले भी एग्जाम्पल्स में हमें क्या दिखने को मिलेंगे, तो हमें हल्दी एसिड होगी यानी अम्ल होगा, तो उसका कलर क्या दिखाएगा, पीला। और अगर हल्दी में अगर कोई साबुन या शैम्पू या हम लोग जितने भी क्षारक जैसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो उसको हल्दी में डालेंगे तो वह लाल रंग हो जाएगा। तो अभी हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर में क्या हो रही है कि लिटमस पत्र में यानी लिटमस पेपर पे अम्ल हमेशा ब्लू टर्न्स टू रेड यानी नीले से लाल बनाएगी, और क्षारक में क्या होगी, रेड टर्न्स टू ब्लू यानी लाल से नीले बना देगी। अब हल्दी वाला एग्जाम्पल्स को भी अगर अच्छे से देखा जाए तो हल्दी में कोई भी अम्लीय पदार्थ पीला रंग को दर्शाएगी, और क्षारक में क्या होगी, वह लाल रंग को दर्शाएगी। अब कंफ्यूज नहीं करना है कि हल्दी आज हमेशा अम्ल लाल कलर की होती है, ऐसा नहीं। अम्ल का रंग लाल होती है कब, लिटमस पत्र पे, और क्षारक का रंग लाल कब होती है, जब वो टर्मेरिक यानी हल्दी में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या है। वे सूचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे हमारे 2 एग्जाम्पल लिया जा रहा है, 2 एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हमारे 2 एग्जाम्पल एक फिनोफ्थैलीन और एक मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों केमिकल कंपाउंड है। और फिनोफ्थैलीन एग्जाम्पल्स को दिखाया जा रहा है अम्ल में जब डाली जाती है तो वह अम्ल को कैसा दिखाता है, तो वाइट कलर यानी सफ़ेद।
तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद था, लेकिन वो टर्न हो जाएगी। और क्षारक जब हम फिनोल्फ्थैलीन का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें वो कैसा दिखाएगा, तो वह दिखाएंगे हमारा थोड़ी सी, हम जब कह सकते हैं इस कलर को, वह हमारी है लाइट पिंक कलर हो जाएगी। मतलब थोड़ा हमें कैसा रंग दिखाने को मिल जाएगा, हल्का रेड। अब मिथाइल ऑरेंज का एग्जांपल ले लें तो मिथाइल ऑरेंज में वह लाल हो जाएगी, लेकिन मिथाइल ऑरेंज में वही सूचक हमारे क्षारक के लिए पीला रंग हो जाएगी। तो मिथाइल ऑरेंज में हमें क्या हो जा रही थी, लाल और पीले वाले एग्जाम्पल हो रहे थे। जिन पदार्थों, अब गंधीय सूचक क्या है, स्मेल इंडिकेटर। स्मेल इंडिकेटर में हमारे वैसे पदार्थ जिसमें पदार्थों की गंध है, मतलब पदार्थों की स्मेल से ही पता चल जाता है कि वह एसिड है या बेस है, तो ऐसे सूचक को हम क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। इसमें जैसे हमें क्या, ऑनियन जूस मीन्स प्याज का रस, तो इसका गंध कैसा होगा, अगर अम्ल है तो वह एकदम तीक्ष्ण, बहुत ही बीटर स्मेल देगा, मतलब बहुत ही तीक्ष्ण गंध देगा। वैनिला, जो हम लोग वैनिला इस्तेमाल करते हैं तो उसका मॉडरेट, जो हम चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं वो एक मॉडरेट लेवल यानी जनरल वे में होती है, जिसे हम सामान्य कह सकते हैं। अब लौंग की तेल का एग्जांपल ले ले, वो भी जनरल होगी, वो सामान्य होगी, उसमें कोई, लेकिन क्षारक में ऐसा कोई गंध नहीं होगा। तो इन दोनों से पता चल गई, दिए गए 3 उदाहरण हमारे एसिड के हैं, ना कि बेस की है। अगर वह बेस होता तो उसकी कुछ ना कुछ स्मेल दिखाई पड़ती। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि गंधीय सूचक के द्वारा वह कोई भी कलर यानी हमें उसकी स्मेल की डिटर्मिनेशन हो पाती है। स्मेल छोड़ करके आपकी किसी भी प्रकार की डिटर्मिनेशन नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो अभी तक हमने जो लर्न कर लिया कि अम्ल और क्षार में क्या विभेद है। तो अम्ल वैसे पदार्थ जो हमें क्या देती हो, तो हमें देने का काम करती है, नीले को लाल में बदल देती है, स्वाद खट्टा होता है, और क्या होती है, तो अम्ल का काम कोई भी जलीय विलयन में डालने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, क्षार में हम क्या देखा, स्वाद कड़वा थी, लाल को नीले में बदल दे रही थी, फिर क्या बदल रही थी, तो वो जलीय विलयन में डालने के बाद क्या दे रही थी, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH आयन दे रही थी। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, एसिड एंड बेस, एसिड बेस केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले दोनों को धातु के साथ कंपैरिजन स्टडी करने से आपको बेनिफिट क्या होगा, एक की प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे, दूसरा आपका स्वतः यानी सेल्फ आपकी लर्न हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, अम्ल को धातु के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वह लवण और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हो। वे धातुएं जो इसकी सक्रियता श्रेणी में स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा, वैसे धातु ही हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो यहाँ पे 1 नंबर की क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती हो, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस देती है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, HCl को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब लवण कैसे समझेंगे, तो जिसमें क्लोराइड हो, सल्फेट हो, फॉस्फेट हो, नाइट्रेट हो, तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे लवण के होते हैं। अब हम क्षारक के रूप में देखते हैं, मीन्स क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह भी लवण और हाइड्रोजन गैस देगी, लेकिन कौन से क्षारक, जो सक्रियता श्रेणी में स्थान ऊपर रखते हो। मीन्स हमारे जब हम लोग 5वें लेसन पढ़ेंगे तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण, तो वहाँ पे ग्रुप नंबर वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में आने वाली सभी धातुएं जिनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड
क्षारक के साथ हमें क्या होगी, हम कोई धातु की रिएक्शंस करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो सोडियम जिंकनोइड जिंक ऑक्साइड बनाया। अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ। या एक्सपेरिमेंट्स हमें बताने का काम करेगी कि कैसे हाइड्रोजन गैस निकलने वाली एक क्रियाकलाप आपके बुक्स में दे रखी है। हाइड्रोजन गैस को चिन्हित करने के लिए एक प्रणाली में जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो उसकी ध्वनि पॉप ध्वनि, अब ध्यान रखना पॉप ध्वनि के साथ जब कोई गैस निकलती हो, सिर्फ पॉप बोला जाए तो हम कहेंगे कि वह गैस ऑलरेडी कोई गैस है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। इस प्रणाली में क्या किया गया, एक जिंक और HCl के मिश्रण को डाल दिया गया। जिंक और HCl को डालने के बाद एक ऊपर में रबड़ डाल दिया गया और रबड़ को एक पाइप की प्रणाली से जब दोनों रिएक्शंस करने लगे तो जो गैस मुक्त होने लगी उसे एक बर्तन में प्रणाली को ला करके, यानी पाइप वाली जिससे गैस निकल रही थी उस प्रणाली में क्या कर दिया गया, पानी में डाल दी गई उस पाइप को, जिससे वो हाइड्रोजन गैस पास हो रही थी। और ऊपर एक मोमबत्ती रख दी गई और मोमबत्ती जब रख दी गई तो उससे पॉप ध्वनि निकलना शुरू हो गया। तो हम समझ गए कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही निकली होगी। अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं कि अम्ल और क्षारक की धातु और के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कंपैरिजन स्टडी के साथ आपको करवाने से बेनिफिट है कि एक की प्रॉपर्टीज दूसरे की प्रॉपर्टीज जो सिमिलरिटीज है, जो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेज हैं, तो समानता असमानता साथ साथ स्टडी हो जाएगी। अब कोई भी धातु की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट का मतलब होता है कोई भी यौगिक में CO3 जिसकी संयोजकता -2 होती हो, यानी कैल्शियम CaO3 लगा हो, यानी अगर मान लिया जाए CO3 होती हो तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनेट। और जिसमें HCO3 लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की संयोजकता -1 होती है, कार्बोनेट की संयोजकता -2 होती है। आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो सोडियम की +1, कार्बोनेट की -2, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। तो 2 जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सोडियम के साथ और CO3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, तो हो जाएगा Na2CO3। धातु अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब क्या कर रहे हैं, अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एकदम प्रोसेस सेम होगी। अब यहाँ पे जो हम पढ़े थे धातु की अम्ल के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन गैस हो रही थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को लर्न कर लें, धातु प्लस कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाती है, यानी लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। अब यहाँ पे देखें HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो हमारा रिजल्ट बन के आ गया, क्या बनी थी यहाँ पे, तो वो बन के रिजल्ट आ गई है NaCl HCO2 और H2O। अब बाइकार्बोनेट के साथ देखें तो बाइकार्बोनेट के साथ क्या हो रही है, अम्ल प्लस धातु के बाइकार्बोनेट। एग्जाम्पल समझने के लिए HCO3 लगाना है तो इसमें क्या हो गई, लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगी। अब हमें यहाँ पे याद करना है HCl की जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है तो NaCl CO2 और क्या बन रही है हमारी H2O। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शंस हो गई। अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि क्या अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हम कहेंगे कि वह गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन निकलने वाली गैस
कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें स्मेल कैसे, इसकी हम चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बुलबुले के साथ निकलेगी। तो जैसे बोला जाए बुलबुला तो हम समझ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। आप एग्जाम्पल को समझने के लिए बाजार से जब आप चूना लाते होंगे, पानी में डालते होंगे, तो चूने पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर पानी में डालें तो H2O, तो क्या बन जाएगा CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलेगी CO2। तो आप उस गैस में जैसे ही डालते साथ देखे होंगे क्या निकला, तो वो हमारी निकलती थी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ देख रहे थे कि क्षारक ना तो कार्बोनेट और ना ही बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है। आपकी कोई भी क्षारक हो तो ना तो कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगी और ना ही बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगी। तो हमने क्या देख लिया कि अम्ल अभिक्रिया करती है लेकिन क्षारक अभिक्रिया नहीं करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको एग्जाम्पल समझाया गया कि आप CO2 को चूने पानी में जब पास करवाएंगे तो उस पानी का रंग दूधिया हो जाएगा, मीन्स मिल्की वाइट हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, तो वह मिल्की वाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चूने को हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में हम पास करवा दे रहे हैं। मतलब हमें पहले से ऑलरेडी चूना है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए, तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बन गया और वाटर निकल गई। और इसमें अधिक CO2 प्रवाहित करवाएं तो हमारा क्या हो गया, इस परीख नली में दिखाई जा रही है, इस परख नली में कि जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट में H2O पानी डालें और कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। रिवर्स रिएक्शन है, जब आप कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे एसिड के साथ तो हमारी बन जाएगी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम अभी उत्पाद को लेकर बनाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाएगी हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लेस अमाउंट रहा कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमें कार्बोनेट मिलेगी। अब इस प्रणाली को समझने का प्रयास करें तो एक स्टैंड में एक प्रणाली, मतलब प्रणाली में डाल दी गई कौन कौन से चीज़ें, HCl और सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl जब डाल दी गई तो हमें क्या मिला, चूने का जल मिला, चूने का पानी मिला। और चूने की पानी मिली, लेकिन उसके साथ साथ एक और क्या मिल रही है, चूने की पानी में हमें एक गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। वह गैस हमारा क्या है, तो वह गैस बुलबुला के रूप में, यानी जैसे आप स्विम करते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते होंगे, हवा लेते होंगे, तो आपके मुंह से जो बुलबुले निकलते जस्ट लाइक उसी बुलबुले के जैसा आपको यहाँ एक बुलबुले टाइप का गैस निकलते हुए फील होगा। तो वो गैस जो हम स्विम करते हुए तैरते समय बुलबुले निकल रही थी वो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये जो गैस निकल रही है ये भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब बोलेंगे सर कि आपने दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे कह दिया, तो जब हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे हमारा जैव प्रक्रम तो वहाँ बताया जाएगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करते हैं। पौधे में यह क्रिया उल्टा होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसी ऑक्सीजन को हम प्योर ऑक्सीजन के रूप में, शुद्ध हवा के रूप में हम उसका उपयोग कर लेते हैं और हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ हमारी कौन सी चीज़ें बन रही थी, तो हमारी बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ दोनों गैसों में बहुत ही डिफरेंसेज 1 मार्क्स में आते हैं। बताइए, जब किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाए, यानी जब कोई धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वह अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो वह कौन सी गैस निकलेगी, तो हम सीधा कह देंगे कि वह गैस हमारी पॉप ध्वनि के साथ निकलती हो तो हमारी हो जाएगी कौन सी गैस, तो वो हमारे लिए बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब बुलबुले के साथ किसी धातु के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई जाए अम्ल के साथ, तो बुलबुले के रूप में निकलने वाली गैस
तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बुलबुला और पॉप दोनों में, पॉप मीन्स हो गए हाइड्रोजन गैस, बुलबुले के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्षार और क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया को समझते हैं। तो अम्ल, रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब इसी को हम लोग कहते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उदासीनीकरण का मतलब क्या हुआ कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है, लर्न करना है, समझना है, रटना नहीं है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करवाई जाएगी तो लवण और जल बनेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं अम्ल का स्वाद खट्टा था, क्षारक का स्वाद कड़वा था, लवण का स्वाद नमकीन हो गई। और तो ये हमारा क्या हो गया, अम्ल की pH लेस देन 7 था, क्षारक का ग्रेटर देन 7 था, लेकिन लवण जब बना तो उसका इक्वल टू 7 हो गया। तो एक दोनों की प्रॉपर्टीज से एक अलग प्रॉपर्टीज वाली कंपाउंड या मटेरियल तैयार हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लवण और जल। तो इसने क्या किया, क्षारक ने अम्ल के सारे गुणों को नष्ट कर दिया और अम्ल ने क्षारक के सारे गुणों को नष्ट कर दिया। और दोनों के गुणों को आप परस्पर नष्ट करने के बाद जो चीज़ें हमें मिली वह कहलाएगी लवण। यानी हमें लवण कैसे बनी, तो अम्ल और क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण और जल को ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें कि जब कोई धात्विक ऑक्साइड मीन्स क्षारक, कोई अम्ल मीन्स HCl की अभिक्रिया जब करवाई जा रही है तो वह क्या बना, लवण और जल बनेगी। हमेशा अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया के बीच लवण और जल ही बनती है। तो लवण और जल बनने के प्रोसेस के पीछे क्या रीजन है कि एसिड रिएक्ट्स विथ बेस एंड बेस रिएक्ट्स विथ एसिड, then compound is formed that is called salt, means acid neutralize the properties of base and base neutralize the properties of acid, that is called acid base neutralization reactions। यानी एसिड अम्ल के गुण को नष्ट कर दिया, एसिड जो थी वो हमारे क्षारक के गुण को नष्ट कर दिया, और क्षारक जो थी हमारी बेस के गुण को नष्ट, क्षारक जो थी वो हमारी अम्ल के गुण को नष्ट कर दिया। इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि कॉपर क्लोराइड बनने की विलयन का रंग ही क्या हो जाती है, तो रंग नीला हो जाता है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं इस कुछ फिगर में, तो इसमें क्या दिखाई जा रही है कि जब कॉपर ऑक्साइड डाला गया था तो उसकी कलर कैसी थी, तो नीले रंग थी। तो हम क्या कह रहे हैं, अम्ल की रंग कैसा था, रेड। अब हमें लिटमस पे चेक कर रहे होंगे तब, और कॉपर क्लोराइड बनते के साथ में ही उसका कलर कैसा ब्लू हो गई, तो ये हमारा रह गई। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखते हैं। अब क्षारक के साथ अधात्विक की ऑक्साइड की अभिक्रिया में क्या देखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया में CO2 को जब अभिक्रिया करवाई जाती है, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है कोई भी अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसे हम कहेंगे अधात्विक ऑक्साइड। अब यहाँ क्या हो रही है, कोई क्षारक हो तो क्षारक की पहचान तो आपको पहले बता दी है कि वो क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, O होना चाहिए किसी भी एलिमेंट में या किसी भी तत्व में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो हम कहलाएगी हमारी क्षारक। और अधात्विक ऑक्साइड का मतलब CO2 SO2 यानी नॉन मेटलिक ग्रुप, यानी हमारी क्या हो गई, अधातु में ऑक्सीजन लगा हो तो उसमें ही हम क्या कहेंगे, अधात्विक ऑक्साइड। तो हम क्या हो गई, ये दोनों के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमारी हो गई, हमारी क्या बन जा रही है, तो लवण और जल ही बनेगी। तो इस चैप्टर की मैक्सिमम रिएक्शंस में हमारा क्या बनने जा रही है, लवण। या तो धातु के साथ अम्ल की होगी तो हाइड्रोजन गैस, धातु की अम्ल के साथ तो बाई कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या देखें, अधात्विक में तो लवण और हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोनियम आयन क्या होती है। मान लिया जाए कि किसी भी जलीय विलयन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है
कि जब जल की उपस्थिति में कोई भी अम्ल H+ आयन दे दिया जाए, लेकिन हम उस प्रोसेस को और कंटिन्यू करते हुए कि मुझे H+ आयन मिल गई हो, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा वाटर उसमें डालते जा रहे हों, तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। मीन्स हमने क्या किया कि जब कोई अम्ल हमें जलीय विलयन में क्या दे दी, तो जलीय विलयन मुझे क्या मिल गया था, हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा मात्रा में और पानी मिला दी। पानी मिला देने के बाद क्या मिला मुझे, तो H+ और H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बन गए हैं, 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना रह गया, O। अब यहाँ बोलेंगे आप प्लस क्यों साइन लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, तो हमारे पास में होते हैं यहाँ पे, जब H2O था तो वो उदासीन थी, उसमें कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ा, जिसके कारण से क्या हो गई, इसकी +1 चार्ज H3O+ के रूप में, H3O+ जो हो गई, इसी को हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अब HCl में हमने क्या किया, अगर लिमिटेड अमाउंट में वाटर डालेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर पानी डाल दिए तो हमें हाइड्रोनियम आयन देगा। तो हम हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन कैसे डिटरमाइन किए, तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मिलेगी, अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगी। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के बीच रिएक्शंस को समझते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो रही है इस रिएक्शंस में, कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के बीच में रिएक्शंस करवाई जा रही है। तो ये हमें मिलने का काम क्या हो रहा है, तो किसी भी क्षारक को पानी में डाल दें तो आयनों में विभाजित हो जाती है, आयनों में बढ़ जाती है। तो क्या होगा, सोडियम आयन मिला और हाइड्रोक्सिल आयन मिला। आप अम्ल के साथ भी कर सकते हैं, HCl को पानी में डाल दें तो H+ और Cl- मिलेंगे। जल के साथ अम्ल क्षार को मिलाते समय सावधानियां, ये आपके अभ्यास के प्रश्न भी है कि हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, जिससे कांच के पात्र हिलाते रहना। इसलिए कांच के पात्र में जो पानी डाली गई एसिड बेस है उसको हमेशा प्रॉपर वे में हिलाते रहेंगे मिलाने के टाइम में। जब किसी अम्ल को पानी में क्या होगा और डालेंगे, यानी यहाँ पे एक पर और अच्छे से समझ लें, और मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ लें होंगे। तो पानी में पहले डाल रखें एक बर्तन में, ऊपर से आपने क्या डाल रहा है, तो अम्ल डाल रहे हो। पानी में जैसे ही आपने अम्ल डाल रहे हो, किसी भी बर्तन से हम क्या करेंगे, हम वस्तु से उसको पानी को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हिलाने का काम करेंगे। अब देखते हैं, या क्षारक डाल रहे हैं तो उसमें हम पानी को मिलाना है, मतलब शेक डाउन करना है। अब आपको कह रहे होंगे कि जल पहले से अम्ल भर दें और हम पानी ऊपर से डालें, इट इज अ डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस बन जाएगा। इससे क्या होगी, हमने क्या किया, कोई भी कांच की बर्तन में अम्ल डाल दिया, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो उनके मौलिक कणों के बीच में, पानी के मौलिक कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अम्ल में जैसी जाएगी तो वह हमें क्या होगा, विस्फोट के रूप में बर्तन और खुद जो प्रयोग करने वाले हैं उनको भी नुकसान होगा और उन्हें भी आग पकड़ सकती है। तो इसलिए हमेशा अम्ल को पानी में डाला जाता है, ना कि अम्ल में पानी डाली जाती है, दोनों को ध्यान रखें। अम्ल और क्षारक की प्रबलता के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अम्ल और क्षारक के बारे की प्रबलता में हम लोग क्या करेंगे, H+ आयन ज़्यादा उत्पन्न हो रहा हो तो अम्ल की प्रबलता कैसे दिखाई है, अम्ल की स्ट्रेंथ को देखने के लिए H+ आयन को देखेंगे और क्षारक की स्ट्रेंथ को देखने के लिए OH- आयन को देखेंगे। तो हमारी यहाँ क्या हो जाएगी,
तो ये हमारा बनेगी जो, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कहेंगे एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ। तो हमारी यहाँ क्या हो जा रही है, अम्ल और क्षार की प्रबलता बनते जाएगी। तो हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, अम्ल और क्षार के बीच में कुछ सार्वभौम यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होगा कि हम कुछ ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे जिससे अम्ल और क्षार के बीच में, हम एसिड और बेस के बीच में आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें, आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बोला गया, वैसा एक इंडिकेटर लेना है जो हम इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए, मतलब होल वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड में अम्ल और क्षार की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए, अम्ल और क्षार की प्रबलता को पता लगाने के लिए हम एक इंडिकेटर का प्रयोग कर लेंगे। वह इंडिकेटर हमारी कहलाएगी पीएच स्केल, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन के सांद्रता। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, अम्ल और क्षारक की प्रबलता को पता करने के लिए एक तो हमारा जनरल वे था लिटमस पेपर, लेकिन कुछ लिटमस पेपर में से ज़्यादा उसमें हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं पता चलती, तो उसमें हमें कलर सिर्फ पता चलती थी। अब हम पीएच स्केल में पता करेंगे कि वह पीएच स्केल में हमारी क्या बनने जा रही है। तो हम हमारी बनेगी कि क्या होगी कि उसमें 0 से लेकर एक 14 नंबर तक का एक नंबर्स इंडिकेट कर देंगे, और 7 वाले को हम क्या करेंगे, तो 7 वाले को हम मिड हिल यानी मध्य वाली अंक मान लेंगे। और 7 जब होगी तो वह लवण की पीएच वैल्यू को दर्शाएंगे, और जब 7 से नीचे होगी तो क्षार की पीएच वैल्यू को दर्शाएंगे। यानी 0 से 7 के बीच में अगर कोई पदार्थों का पीएच मान हो तो वहाँ में एसिड होगा। तो लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिड, 7 to 14 दैट इज कॉल्ड क्षारक यानी क्षार। यानी 7 और 14 के बीच में जिनकी पीएच मान होती हो वे पदार्थ आपके कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे हमारे, वे पदार्थ हमारे कहलाएंगे क्षारक। और 7 वाले का मान क्या कहलाएगा हमारा, तो 7 वाले का मान हमारा कहलाएगा लवण। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पीएच स्केल बनाई गई है, जितना पीएच का मान हमें 0 की तरफ आएंगे वह उतना ही लाल होगा, जितना हम 14 की तरफ जाएंगे उतना ही वो नीला होते जाएगा। अब यहाँ कह सकते हैं कि जो अम्ल का पीएच मान है 7 से 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीय मान बढ़ेगी, लेकिन 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय मान बढ़ेगी। अब ये दोनों में देखते हैं कि जब वह पीएच मान 7 होगा तो उदासीन विलयन कहलाएगी, न्यूट्रल रिएक्शंस कहलाती है। लेकिन जब पीएच मान 7 से बड़ी हो जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्षारीय होगी। लेकिन 7 से जैसे ही वो छोटा होगा तो उसका पीएच मान हमेशा कैसा होगा, तो उसका पीएच मान हमेशा अम्लीय होगी। तो इस में हमने क्या देखा, तो पीएच क्या होती है, तो हेड पीएच, व्हाट इज पीएच, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक को ही हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की जो डिस्कवरी हुई थी उसे पॉसेंस फ्रांसीसी या पॉटेंज कहते हैं जर्मन में। पॉसेंस फ्रांसीसी शब्द में कहा गया था, पोटेंज कहा गया था जर्मन में। अब इसमें हम पॉसेंस पीएच स्केल को बनाने का काम हमें H.Y. सोरेनसन ने किया था, ठीक है। अब H.Y. सोरेनसन ने इनकी स्केल को बनाने का काम किया था। अब इसमें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक को ही हम पीएच मान कहते हैं। अब पीएच मान हमेशा कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ एनी
मटेरियल्स यानी किसी भी पदार्थों की ऋणात्मक लघुगणक को ही हम क्या कह देंगे, तो pH मान कहेंगे। अब इस pH मान में हमारी क्या हो जाएगी, इसमें हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि वो pH मान जो होता है उसे हम अंग्रेजी शब्द P और H यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति, P और H का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ही हम क्या कहेंगे, pH मान कहेंगे। अब हम यहाँ देखने का काम कर रहे हैं कि pH वैल्यू जो होती है, अभी आपने सबको समझाया था आप सबों को कि जैसे ही हम किसी भी pH स्केल में हम 0 की तरफ मूव करेंगे, यानी 7 अगर मान लेते, 2 एग्जाम्पल हमें दिया गया हो, एक 7 और एक हमारी दी गई हो 4, और इसकी pH वैल्यू को समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम pH वैल्यू को समझने के लिए अब इसमें हम देखते हैं कि किसकी pH वैल्यू हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि pH वैल्यू का हमें डेली लाइफ में क्या यूज है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन हमारे डेली रेगुलर लाइफ। तो pH हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी हम किसी भी चीज़ जो हमारे जैसे हमारे बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे लार पाए जाते हैं, जठर अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, फिर हमारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन सारे का pH मान 7 से 7.8 है होती हो तो हम कहेंगे वह व्यक्ति हेल्दी पर्सन है, मीन्स स्वस्थ व्यक्ति है। यदि वो 7 से 8 के बीच ना हो, 7.8 के बीच ना हो, तो हम कहेंगे वह व्यक्ति अनहेल्दी पर्सन है। अनहेल्दी का मतलब है कि वह व्यक्ति कैसा है, अस्वस्थ माना जाएगा। अब एक अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है। जब वर्षा जल यानी रेन वाटर जो होगी, रेनी वाटर जो होती है उसका 5.6 से कम हो जाता हो तो वैसे जल को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। यानी जब अगर वर्षा जल हो यानी शुद्ध वर्षा हो तो वह पानी आश्वित यानी डिस्टिल्ड वाटर कहलाती है। डिस्टिल्ड वाटर जो हमें ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगी, वह शुद्ध पानी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही पानी की वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा, उस वर्षा जल की पानी में 5.6 हो जाने से क्या हो जाएगी, वह अम्लीय एसिड रेन कहलाएगी। अब हम एग्जाम्पल 3 में देखते हैं कि हमारे मुंह में जो pH का मान होता है 5.5 से कम हो जाए तो हमें दंत क्षय होने लगती है। दंत क्षय का मतलब हो रही है हमारे दांतों के रंग पीले पड़ने लगते हैं, जिससे हम क्या कहेंगे कि हमारे बॉडी में, हमारी मुंह में, हमारी पास में दंत क्षय होने, डेंटलाइन की प्रॉब्लम हो गई यानी दंत क्षय। मधुमक्खी की डंक जब काटती है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाई जाती है, जिसके कारण यानी चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू के काटने पर हमें क्या हो गई, हमें जलन महसूस होती है। तो जलन किस लिए हो रहा है, वो हमारे लिए, वो हमारे शरीर में क्या छोड़ के चला गया, तो वो अम्ल छोड़ कर चली गई। वह अम्ल कौन सी है, तो मेथेनोइक अम्ल है। अच्छी उपज के लिए किसान अपनी पौधों की विशिष्ट आवश्यकता के लिए pH मान की आवश्यकता पड़ती है। कृषकों के लिए, किसानों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसमें pH मान की ज़रूरत पड़ती रहती है, यानी वह pH मान के बीच में रेगुलेट करते रहता है। अब pH मान के रूप में दिखाते रहता है कि कौन सा चीज़ किसमें pH मान होगी, कितना pH मान होगा, वो मिट्टी की उर्वरता के अनुसार से चेक करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं लवण क्या है। तो अम्ल और क्षारक से होने वाली अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। यानी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया जब होगी तो वह हमें बनेगी लवण, और
जल। तो अम्ल, अब पूछा जाएगा लवण किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों की हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। या तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य उत्पाद को हम लवण कहते हैं। अब लवण का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया, HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जब करवाई जा रही है तो सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बन गई। तो सोडियम क्लोराइड ही हमारा क्या हो गया, लवण हो गई। जिसमें क्लोराइड हो तो वैसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अब हमारी क्या हो रही है, लवण की रासायनिक निर्माण कैसे करते हैं, तो लवण में किस प्रकार से उनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए गए थे। फिर हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को निर्माण कैसे करेंगे। अब आपका यहाँ आ गया कंपाउंड वाली कुछ क्वेश्चन, जैसे इसकी यूज, बनाने की विधि। तो ये हमारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्माण कैसे किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड में जब पानी डाल देंगे ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे ही वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो वह हमारे लिए क्या बन जाएगी, तो वह हमारे लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ दो चीज़ें और निकलेगी, यानी दो गैस निकलेगा। वह दो गैस कैसे कलेक्ट करेंगे, तो एक एनोड पे और एक कैथोड पे। एनोड पे क्लोरीन गैस कलेक्ट हो जाएगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। अब इसका हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद क्लोरीन गैस और हमें क्या मिलेगी, सो हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो क्लोरीन गैस जो है उसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन की जल की स्वच्छता के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल ग्रीज को हटाने में या साबुन या कागज़ को बनाने के लिए। तो आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हमने कहाँ किया, तो ग्रीज को हटाने या साबुन या कागज़ को बनाने में हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड एग्जाम में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम लिखें, 1 नंबर में ऐसा आ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या होती है, तो बोलेंगे NaOH, या NaOH का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाई जाती है, तो बोलेंगे जब सोडियम क्लोराइड में को पानी में डाल दिया जाता है तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निर्माण होती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इसमें इसका उपयोग कहाँ है, तो हम बोलेंगे ईंधन के रूप में, जल की स्वच्छता के रूप में, या PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी एक प्रकार का जो वाटर पाइप होती है, जल की जो नलियाँ होती है जो हम पानी सप्लाई का यूज में लाते हैं घरों में, उसके लिए, और कागज़ उद्योग में और साबुन निर्माण में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या कहेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का मतलब हो गया कि बुझे हुए चूने। बुझे हुए चूने में क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बनती है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो जितने भी चीज़ों को कलर करना हो, चाहे कागज़ को, कपड़े को या प्लास्टिक्स को, तो कलरिंग से मतलब कलर करने की प्रक्रिया में ही हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब वस्त्र उद्योग में, यानी वस्त्र उद्योग जो हमारी होती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वस्त्र उद्योग में हमारी इसकी प्रयोग की जाती है, जैसे सूती, लेनिन की वस्त्र में कलर बनाना है। कोई भी वस्त्र जो होती है वाइट कलर की होती है ना, रेशम,
कपास से बनते तो वाइट होती है, उसको हम कलर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अब यहाँ देखा मैंने कि जो कॉटन इंडस्ट्री होती है, जो कपड़े का उद्योग होती है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं अगले एग्जाम्पल्स में, तो अगले एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेगी कि जब अब हम बेकिंग पाउडर के बारे में देखते हैं। तो बेकिंग पाउडर में क्या हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब अभिक्रिया करेंगे तो एक दुर्बल अंश क्षारक के रूप में होती है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनाई जाती है, इसमें 5 हमें पढ़ना है, 2 हमने पढ़ लिया, तीसरी हम बेकिंग पाउडर के बारे में देख रहे हैं, यानी बेकिंग पाउडर जिसका उपयोग हम खाने वाला सोडा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो NaCl में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी को हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, तो जब सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब सोडियम, अब इसको ऐसे लिखें, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाकर अमोनिया गैस से प्रवाहित करवाने पर हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनती है। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अब खाना बनाते समय क्या होती है कि जब आप बेकिंग पाउडर को गर्म कर दें, यानी आप सिंपल ले कोई बर्तन, उसमें बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा को गर्म कर दें, तो वह टूट करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी और मिलेगी आपको क्या, तो मिलेगी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हमें जनरली बेकिंग पाउडर को खाना बनाते समय, बेकिंग पाउडर में सोडियम सोडा, इसमें टार्टरिक अम्ल होता है C17H35, ये जो हमारी COH, ये हमारी टार्टरिक एसिड की फार्मूला होती है। ये एंटासिड के रूप में काम करती है। एंटासिड क्या होती है कि मान लें कि जब आपको कोई बिच्छू, चींटी या कोई ऐसे विषैले पदार्थ ने आपके शरीर को कट कर दिया हो, काट लिया हो, तो हम क्या करेंगे, उस कटे हुए स्थान में एक नई ब्लेड की सहायता से, और जहाँ पे हमें डंक मारा था उस जगह पे हम थोड़ी काट लेंगे और उसके ऊपर वाले हिस्से काटने के पूर्व आप बांध दें और उसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, तो यह एक क्षारक है। जैसे डालेंगे तो वह जो बिच्छू या चींटी के डंक जिसने मिथेनोइक अम्ल छोड़ के चला गया, उसके कारण आपको जलन हो रही है, तो यह क्षारक उसमें मिल करके उसे सॉल्ट बना देंगे, यानी आपकी जलन और पीड़ा को समाप्त कर देंगे। तो इसे हम एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। या फायर इंस्टिगेशन के रूप में काम होती है, जैसे अग्निशमक के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अग्निशमक में इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो फायर ब्रिगेड के जितने लोग होते हैं उनमें इसकी प्रयोग किया जाता है। अब हम चौथे प्रोसेस में सीख रहे हैं। चौथे प्रोसेस हमारा क्या है, तो हमें धोने वाला सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट गुने 10 जल के अणु। अभी हमने क्या देखा, जब हम अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने की सिंपल प्रोसेस, जैसे आपको सॉल्वे प्रोसेस समझाई गई थी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया गैस की परख नली से जब पास करवाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड और
NaHCO3 मिलेगी, वो हमारी थी बेकिंग पाउडर। अब उस बेकिंग पाउडर को आप क्या करें, बेकिंग पाउडर में हम थोड़ी सी गर्म करेंगे, यानी बेकिंग पाउडर को हम जब गर्म कर देंगे तो उसमें हमें क्या मिल जाएगी, सोडियम कार्बोनेट। अब उस सोडियम के कार्बोनेट में वाटर 10 जल के अणु को जोड़ देंगे। जल के कितने अणुओं को जोड़ना है, 10 जल के अणुओं को जोड़ देंगे। जैसे 10 जल के अणुओं को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी वॉशिंग पाउडर, यानी धोने वाला सोडा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो कागज, साबुन या कांच के उद्योग में, घरों की सफाई में और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में। तो हमने यहाँ क्या देखा, कागज, कांच, या तो हम घरों की सफाई या तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में। अब अगला हमें मिली है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या देख रहे हैं, कोई भी जिप्सम, किसी भी जिप्सम को हम 373, जिप्सम क्या होता है उसके रासायनिक सूत्र को देख लें तो CaSO4, नॉट CuSO4, CuSO4 लिखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, वो हमें अलग प्रोसेस है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में जब हम हाफ H2O यानी जल की आधी अणुओं को रखेंगे, यानी CaSO4 हाफ H2O, तो ये हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके 1 नंबर वाले में आएंगे कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 हाफ H2O। तो जब जिप्सम को 373 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो उससे जल की कितनी अणु बाहर हो जाती है, 3/2, यानी 1.5 अणु बाहर हो जाती है। तो जब 1.5 अणु बाहर हो जाती है तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, तो वो हमें बन जाती है जिप्सम, यानी CaSO4 2H2O को 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करेंगे तो हमें बनेगी CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O या तो 3/2 H2O। तो इसमें हमें क्या लिखना है रिएक्शंस, CaSO4 इंटू 2H2O, एरो का साइन 373 डिग्री, एरो को ऊपर लिख देंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ये हमारा बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हमें करना है हड्डियों को जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, यानी जब हमारे शरीर में जब हम कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं बाई मिस्टेक या किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल केस होती है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ उसके एक पार्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस रखी होती है, उस पार्ट से प्लास्टर ऑफ पेरिस निकालते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस निकालने के बाद उसे गर्म करते हैं और फिर हमारे टूटे हुए हड्डियों के ऊपर लगा देते हैं और फिर प्लास्टर या बैंडेज कर देते हैं, तो जिससे हमें हड्डियाँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने दिन या कुछ ज़्यादा टूटी हो तो 2-3 महीने में जुड़ जाती है। तो इन हड्डियों को जोड़ने का काम कौन किया, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस किया। अब हम इसको और क्या देखते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम चीनी मिट्टी की जितने भी खिलौने बनते हैं, जैसे जितनी भी मूर्तियाँ बनती है, टॉय बनती है, एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं जो राजस्थानी लोग बनाने का काम करती है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल करके सुंदर, आकर्षक और सजावट की खिलौने बनाते हैं। एक तीसरी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका इसका उपयोग हम करते हैं, तो हमें आएगा दीवार, टूटी हुई दीवारें। जैसे अगर मान लो कोई घर है, उस घर की बहुत ज़्यादा समय हो गई और उनकी दीवारें क्या हो रही, क्रैक कर रही है, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस ला कर भर दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर दें, तो उसमें क्या हो गई, वो दीवारें जॉइंट हो जाती है। तो अभी हमने क्या देखा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, आकर्षक सजावट वाले खिलौने बनाने के लिए,
टूटे हुए दीवारों को जोड़ने के लिए। अब हमें इस लेसन की छोटी टॉपिक बची हुई है, वो है क्रिस्टल का जल। क्रिस्टल का जल में क्या होती है, किसी भी लवण की एक सूत्र इकाई में, यानी किसी भी लवण का जो यौगिक होते हैं उस यौगिक में, यानी लवण की एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल का जल कहेंगे। यानी क्रिस्टल का जल का मतलब क्या हो रही है, कोई भी लवण है उसको जब हम पानी में डालते हैं तो जल की जितनी अणु होती है उस जल की अणु को ही हम क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 5H2O, तो 5 हो गया क्रिस्टल का जल। फिर Na2CO3 10H2O, तो यहाँ 10 हो गई क्रिस्टल का जल। फिर अगर और एग्जाम्पल से देखा जाए तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हम क्रिस्टल का जल। इस नोट्स को आप देखें, अच्छे लगे होंगे। मुझे होप है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी अगली लेसन की भी जानकारी अच्छे से होती रहेगी। मैं ट्राई करूँगा आपको बेस्ट चीज़ें देने का। अब हम कुछ चीज़ें ऐसे देख लेते हैं जिसमें अम्ल और क्षार की विशेषता, परिभाषा और अंतर के बारे में थोड़ा बहुत एक रिव्यू यानी समरी के रूप में देखने का काम कर ले रहे हैं, ताकि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा और क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेसन में आपके सबसे पहले इनकी डेफिनीशंस, फिर इनकी डेफिनीशंस के बीच में इसकी प्रॉपर्टीज, फिर इसके केमिकल रिएक्शंस। तो अब ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं अम्ल की। तो स्वाद में खट्टे थे, नीले लिटमस को लाल कर देती है, धातुओं की क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, धातु के कार्बोनेट के साथ एक गैस निकलती है जिससे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, यानी क्षारक को हमें क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। तो ये हमारी थी अम्ल की बेसिक प्रॉपर्टी यानी बेसिक आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम विशेषता समझ सकते हैं। क्षारक को क्या था, क्षारक छूने पे साबुन जैसा चिकने लगते हैं, स्वाद में कड़वे लगते हैं, लाल लिटमस विलयन को नीला कर देती है और अम्ल के रंगों को उदासीन कर देती है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज थी, तो ये हमारी क्षारक की थी। और इसे जब पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन कौन देगा, अम्ल, और ये कौन सी आयन देगी, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देगी। अब अम्ल क्षार के परिभाषा कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या बोला गया था, तो अम्ल वह पदार्थ जो जल में विलय होकर यानी जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन मुक्त करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जबकि क्षारक वे पदार्थ जो जल में विलय होकर यानी जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देने का काम करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे क्षारक। अब एक दो और वैज्ञानिक है, उनकी कुछ अम्ल वह पदार्थ है जो हमें क्या देती हो, प्रोटॉन डोनेट करती हो। अब जब आप साइंस लेंगे तो आपको बताया जाएगा प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब, और जो क्षारक होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, यानी प्रोटॉन डोनेटर इज कॉल्ड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। कुछ यहाँ अम्ल के उदाहरण दिखाए गए हैं, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। कुछ अम्ल कैसे बनते हैं, तो जब अधातु को कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दें, जैसे H+O2 = H2O बन गया, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दें तो H2O + CO2 हो जाएगा H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक अम्ल, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स यानी शीतल पेय पदार्थों में मिलती है, तो उसमें दो चीज़ें भरी होती है, एक H2O और एक CO2। जितनी आप ठंडा करेंगे CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और उतना ही आपको झाग देंगे। कुछ क्षारकों के उदाहरण यहाँ पे दिखाई गई है। वह क्षारक क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी हो गई इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। और हम इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसमें हमने क्या देखने का काम कर रखा हूँ कि यहाँ पे कुछ हमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले चीज़ें और उनमें उपस्थित अम्लों के नाम। तो सिरका, जो हम विनेगार कहते हैं,
जो हम चाउमीन की दुकानों में एक बॉटल में जो वाइट कलर का रखा रहता है उसे हम सिरका एसिटिक अम्ल कहते हैं, CH3COH। फिर नींबू का रस, तो नींबू का रस में क्या हो गई, सिट्रिक अम्ल होती है, C3H4O7। फिर हमारी इमली जो हम खाते हैं, टार्टरिक अम्ल, C17H35COH। फिर हमारा टमाटर जो ऑक्जेलिक, टमाटर या पालक साग में ऑक्जेलिक एसिड होती है, तो उसका नाम हो गया C2H4O2, यानी C2H2O4। ये हमारी हो गई ऑक्जेलिक। अम्ल क्षारक के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंसेज है, वो हमारी बेसिक सा डिफरेंसेज क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे, वो कड़वे होते हैं। लिटमस को लाल कर देती है या लिटमस को नीला कर देती है। जल में घुल करके H+ आयन देती है या हाइड्रोनियम आयन देती है या हाइड्रोक्सिल आयन देती है।